नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिनों तक यानी 12 से 14 फरवरी तक अमेरिका में रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी ताजपोशी के वक्त वो गए नहीं, कहा गया कि उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया, जबकि दुनिया में दक्षिणपंथी जमात से आने वाले तमाम नेताओं को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया। मोदी जी नहीं गए तो क्या हुआ? विदेश मंत्री तो गए ही थे, जयशंकर साहब गए थे और कितना जय और कितना शंकर करा के आए वहां। उसके बाद बचा खुचा काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के अलावा जो बेहद कम होता है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करते हैं, वो दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी नहीं होगी? अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप उन्होंने कराया था, वहां नमस्ते मोदी होगा या नहीं होगा? अमेरिकी संसद को संबोधित करने का मौका उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा? ये सारी चीजें भी सवालों के घेरे में है। लेकिन इन सब के पहले अमेरिका से एक बुरी खबर आ गई है। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी सरकार के पूरे प्रोजेक्ट पर सवाल उठाया। अमेरिका ने नहीं, अमेरिका की धरती से उठाया गया। और धरती से जब सवाल उठाया गया, अमेरिका से जब यह खबर आई, तो स्वाभाविक है कि मोदी सत्ता और पूरी दुनिया में नाम रोशन करने का दावा करने वाले जो स्वयंभू मसीहा है, गोदी मीडिया में बैठकर तमाम तरह से अमेरिका में जाके पन्ना उलटना, अखबार के किसी विदेश सचिव, किसी फॉरेन सर्विस के अधिकारी के कमरे में, उनके चैम्बर में जाकर के हाथ में एक डंडा वाला माइक लेकर के, और फिर जाकर के वहां से रस्टिकेट होना, और फिर तमाम तरह से अमेरिका में जो हरकतें करने वाले, भारत का नाम रोशन करने वाले जो तथाकथित पत्रकार वहां जाते हैं, और फिर वहां से बहुत भीड़ थी। मोदी जी जाते तो और भीड़ हो जाती। 45,000 गुजराती पकड़ के रखे हैं वहां पर, जिनको कि भारत डिपोर्ट किया जाना है। 1 साल में 90, शायद वो लोग भी आ जाते मोदी जी के लिए, क्योंकि उनके होम स्टेट से है। इस वजह से शायद नहीं बुलाया गया। ये बात गोदी मीडिया के एंकरनियां आपको समय समय पर बताते हैं। लेकिन अमेरिका की धरती से जो बड़ी खबर आ रही है, वो तो मोदी जी के पूरे प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रही है। मेक इन इंडिया असेंबलिंग इंडिया में बदल गया। उसके आगे देखें तो स्टार्टअप इंडिया शायद ढंग से स्टार्ट नहीं हो पाया। स्टैंड अप इंडिया स्टैंड अप कॉमेडी की तरह बन करके रह गया। और इन सब के आगे जो गांव गोद लिए गए थे सांसदों के द्वारा, वो 2014 में गोद लिए गए और 2025 में 11 साल बाद अभी भी गोद में है। अब पल्स पोलियो की दवा भारत में 1994 से चल रही है, फिर भी अभी तक गोद में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पल्स पोलियो की दवा की जरूरत है? आखिर क्या हो गया कि सारे प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी सरकार के लालू यादव के चरवाहा विद्यालय प्रोजेक्ट की तरह साबित हो गए? क्या पूरे देश में चरवाहा स्टैंड अप इंडिया बना दिया क्या, या चरवाहा मेक इन इंडिया कर दिया? वैसे इस देश के विकास में चरवाहों की बड़ी भूमिका रही है और चरागाहों की भी भूमिका रही है। लेकिन इस देश को उद्योगपतियों के सामने थाली में परोसकर चरागाह की तरह पेश कर दिया जाए, ये इस सत्ता के दौर में इस देश ने पहली बार देखा। तो अमेरिका से क्या खबर आई और कैसे मोदी जी की अमेरिका विजिट के पहले ही सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली कहावत को चरितार्थ करते दिख रही है सरकार। सरकार के पास बगले झांकने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा। आइए उस पर चर्चा करते हैं। दरअसल अमेरिका की सरजमीन पर पूरी दुनिया के लिए आर्थिक रूप से एक समानता प्रदान करना, गरीब देशों की मदद करना या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी को भी बुरे आर्थिक हालातों से बचाने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद से 1945 में 2 संस्थाओं की नींव रखी गई, और वो दोनों संस्थान अमेरिका की धरती पर उनका हेडक्वार्टर है, वहां से चलते हैं। उनका नाम है IMF और वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, और उस सर्वेक्षण रिपोर्ट में कैसे नरेंद्र मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी की असलियत सामने ला दी गई है, जरा वो देखिए। यह रिपोर्ट दरअसल कहती है कि पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर जो मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण सेक्टर है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान चीन का है 28.8%। 1/4 से ज्यादा, 206 से ज्यादा देश है दुनिया में, लेकिन
1/4 से ज्यादा 28.8% पर चीन का कब्जा है मैन्युफैक्चरिंग में। भारत का कब्जा कितना है? उसके 1/10 से भी कम, 2.8%। यानी पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग पर, पूरी दुनिया की 17-18% आबादी भारत में रहती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पर कितना कब्जा? 2.8%। बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। क्या क्या कहा गया था अच्छे दिनों की बात करते वक्त, और क्या हकीकत सामने आ रही है। और यह हकीकत अमेरिका जाने के पहले अमेरिका में हेडक्वार्टर वाली संस्था की तरफ से आ रही है। क्या जवाब देंगे मोदी जी? कौन सा डंका पूरे देश में या पूरी दुनिया में भारत का बज रहा है? यह आंकड़े को देखकर साफ हो जाता है। और आप देखें 2.8% भारत की मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में। इसके आगे भी और सारे डेटा है, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है और कैसे शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन हकीकत जो आम आदमी भी डेटा और आंकड़े को नहीं समझता, उसके लिए भी देखें, साइकिल चीन से आ रही है, दवा बनाने वाले ज्यादातर कंपोनेंट और केमिकल चीन से आ रहे हैं, जे ज्यादातर मोबाइल फोन के चार्जर आप खरीदते हैं, कान में लगाने वाला ठेपी जो होता है जिसको ईयरफोन कहते हैं, ईयरबड्स कहते हैं, वो भी चीन से आ रहा है। जूता चप्पल भी चीन से आ रहे हैं कई सारी कंपनियों के। क्या क्या चीन से नहीं आ रहा है? साइकिल भी आ रहा है। हर घर में चाइना का सामान ठेला हुआ है। अब तो खाने के लिए सेब भी देख रहे हैं कि कई चाइना ब्रांड सेब भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब चाइना के आदमी छोड़ करके चाइना का सब कुछ हिंदुस्तान में आम लोगों को आसानी से गांव गांव तक दिख रहा है। क्यों हो रहा है? क्या कानपुर फेल कर गया? क्यों हो रहा है? क्या लुधियाना फेल कर गया? क्यों हो रहा है? क्या डालमिया नगर फेल कर गया? क्यों हो रहा है? क्या बोकारो फेल कर गया? क्यों हो रहा है? क्या कटनी फेल कर गया? क्यों हो रहा है? क्या सूरत और अहमदाबाद फेल कर गया? आखिर इस देश को ज्यादातर चीजों के लिए चीन के एक तरफा व्यापार पर क्यों निर्भर रहना पड़ रहा है? वर्ल्ड बैंक की ये तस्वीर सब चीजों पर से पर्दा उठा देती है कि आपकी हिस्सेदारी ही 2.5% के आसपास है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में, और आप पूरी दुनिया को विश्व गुरु बनने चले हैं। अमृत काल की बात कर रहे हैं। अब विश्व गुरु बन रहे हैं या कोई और गुरु बना रहे हैं? अब जरा इसकी हकीकत की भी पड़ताल कर लेते हैं। इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2015 में भारत में, जो भारत के अंदर की जीडीपी है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का शेयर कितना था, जरा इसे भी देख लेते हैं। 2015 में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर भारत में 15.07% था। 2019 में 13.46% था, और 2023 में भी और ज्यादा घटकर 12.93% हो गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में हो क्या रहा है। 19 से 23 के बीच जो गिरावट आई, अब इसे देखने के लिए एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूं। उसी दरमियान कोरोना का लॉकडाउन भी लगा, और उसी दरमियान ये खबरें भी आई कि ज्यादातर फैक्ट्रियां इस देश में धुआं नहीं उगल रही थी, सब कुछ लॉकडाउन की भेंट चढ़ चुका था। उस दौर में भी अडानी की संपत्ति 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन और अंबानी की संपत्ति 90 करोड़ रुपए प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही थी। कौन सा काम कर रहे थे लोग? क्या कर रहे थे? फैक्ट्रियां चल नहीं रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है। आखिर ये बना क्या रहे थे कि बेच रहे थे? ये पैसे कहां से आ रहे थे? ये निश्चित तौर पर पीसी सरकार से भी बड़े जादूगर की जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों को समझने के लिए कि ये पैसे आ कहां से रहे थे। खैर, वो पैसे कहां से आ रहे थे वो छोड़िए, उसके आगे की परिस्थितियों को भी देखें। जो भारत का जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड जिसको कहते हैं, उसमें उस जीवीए के अंतर्गत 14 बताया जा रहा है कि 14 से 17% की गिरावट भारत में मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण सेक्टर में आई है। तो हो क्या रहा है दरअसल इस देश में? कौन सा अमृत काल चल रहा है? आप बिहार और पूर्वांचल के गांव में जाएं तो कम पढ़े लिखे अकुशल श्रमिक जो पहले देश के विभिन्न हिस्सों में जाते थे, आज सब दुबई जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहां उन्हें काम मिल रहा है। भारत के अंदर उतने काम नहीं मिल रहे हैं। दक्षिण भारत में धागा इंडस्ट्री वगैरह में, तिरपुर में या सूरत की डायमंड इंडस्ट्री में पारंपरिक काम कुछ बचा हुआ है, जिस वजह से लोग जा रहे हैं। नहीं तो ज्यादातर लोग जो इस देश में पलायन कर रहे हैं, बोरा उठा के ट्रक पर ला दो, ट्रक पर से बोरा उठा के नीचे रखो, इसी के लिए मजदूरों का पलायन हो रहा है। और स्किल्ड लोगों की बात करें
तो वीजा के लिए लाइन में लगे हुए हैं कि किसी तरह से अमेरिका का मिल जाए, मैक्सिको का मिल जाए, कनाडा का मिल जाए, जर्मनी का मिल जाए, कहीं का मिल जाए। भारत छोड़ो अभियान चला रखा है उन लोगों ने। और यही बात यदि सत्ता के लोगों से पूछ दी जाए तो सवाल पूछते ही हिंदू खतरे में आ जाता है। चिदम्बरम ने राज्यसभा में पूछा इस सवाल को, पूर्व वित्त मंत्री हैं। और चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे, प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, उस दौर में एनएमपी आई थी, आज जिसे मेक इन इंडिया कहते हैं, एनएमपी आई थी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। और उस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में कहा गया कि भारत में जो तकरीबन 16-17% के आसपास उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग का शेयर था भारत के जीवीए में, उसे बढ़ा करके जीडीपी में जो 16-17% का था उसे बढ़ाकर 25% के ऊपर ले जाने की बात थी। वहां बढ़ाने की बात कह रहे हैं, वहां घटाने की बात है, घटते जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि 15.07% शेयर था 2015 में, 19 में 13.46% और 23 में 12.93%। 25 का मुझे नहीं पता भगवान के नाम से कितना है कितना नहीं है। मान लीजिए कि अमृत काल है तो थोड़ा घट ही गया होगा। पढ़ने का सवाल तो पूछना ही बेकार हो जाता है, क्योंकि अंततः यूरिया की जो बोरी होती है, जो खेतों में किसान जिसके लिए धान उपजाने के लिए, गेहूं उपजाने के लिए जिस यूरिया का प्रयोग करते हैं, वो पीली वाली बोरी यदि आप देख लें, उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? चाइना मेड। वो भी चाइना से आ रहा है। और तब मेक इन इंडिया की बात की जाती है। तो नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया किस रूप में सामने आया, यहां तक कि चुनाव के लिए जो हारमोनिया जैसी मशीन दिखाई देती है, बटन लाल लाल दबाया जाता है, पी बोलता है तो पॉलिटिकल पार्टियों का टी निकल जाता है। उस मशीन के लिए जो चिप आती है, वो चिप भी भारत में नहीं बनता है। अरे कुछ तो भारत में बनाओ भाई, कुछ तो हिंदुस्तान में होना चाहिए। जिस कैमरे का हम इस्तेमाल कर आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, ये भी भारत का बना हुआ नहीं है। जिस लैपल माइक का हमारे पास हमारे कोर्ट में लगा हुआ देख रहे हैं, यह भी भारत का नहीं है। यहां तक कि जिस स्टैंड के ऊपर, ट्राइपॉड के ऊपर हमारा कैमरा टिका हुआ है, यह भी भारत का नहीं है। हम जिस चेयर पे बैठे हुए हैं, पता नहीं वो प्लास्टिक की चेयर भी भारत की है या नहीं है, यह मुझे नहीं पता। लेकिन इस देश के अंदर क्या भारत का है बना हुआ है, अब तो ढूंढना पड़ता है। और अपने सभी दर्शकों को से हमारी एक विनम्र अपील है कि आप सब लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर में मेड इन इंडिया सामान ढूंढे कि कौन कौन सा सामान मेड इन इंडिया है जो भारत में बना है। मोबाइल है सबके घर में, टेलीविजन है, फ्रिज है, फ्रिज के अंदर का कंपोनेंट कहाँ का बना हुआ है, रेफ्रिजरेटर के अंदर का। उसके अलावा आपको मिक्सर मशीन है, ग्राइंडर है, जो भी है उठा कर चेक कीजिए कि कौन सा सामान भारत में बना है या फिर बाहर से कल पुर्जे लाकर असेंबल करके आपको बेचा जा रहा है। यह देखना जरूरी है कि भारत में क्या बना है। हाँ, आपने जो घर में कुर्सी, टेबल, मचिया, पलंग जो बनवाया है, जो गद्दा आपने रुई ढूंढने वाले लोगों से बनवाया है, वो आप मत देखिए, क्योंकि वो आपने खुद बनवाया है। वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। पकौड़ा जो आप बनाते हैं घर में खाने के लिए, वो रोजगार आपको दे ना दे, पेट की जठराग्नि को शांत जरूर करता है, वो मेक इन इंडिया नहीं है। पकौड़ा आपके घर में तेल में तल के बनता है। लिहाजा जो घर में डेली यूज के सामान है, वो आप देख करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने % सामान 10 साल हो गए मेक इन इंडिया सुनते हुए, वो भारत में बने हुए आपके घर में इस्तेमाल हो रहे हैं। यहीं से पता चलेगा, दर्शकों के कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि मोदी जी कितने सफल प्रधानमंत्री साबित हुए और कितने असफल प्रधानमंत्री साबित हुए। सफलता और असफलता का पैमाना हाथ हिलाने से, सफलता और असफलता का पैमाना कुंभ में जाकर नहाने से, और सफलता और असफलता का पैमाना विपक्ष के ऊपर किसी को रेनकोट पहनना तो किसी को बालक बुद्धि कहने से तय नहीं होता है। तय होता है मैन्युफैक्चरिंग से, तय होता है लोगों की आर्थिक सेहत से, और तय होता है पर्यावरण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य यानी HDI मानव विकास सूचकांक की परिस्थितियों से। तो उन परिस्थितियों पर 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सत्ता ने देश का क्या बदला है, जरा इसे देखने की जरूरत हो तो दिल्ली चुनाव में यमुना में पानी पीकर कुल्ला करने का जो फोटो कुछ मुख्यमंत्री खिंचवा रहे थे और यमुना के पानी की बात कर रहे थे, तो सरकार की नाक के तले
हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर से निकलने वाली और उस इलाके से यमुनेत्री ग्लेशियर से आने वाली यमुना जब उस हालात में नहीं पहुंच पाई कि यहां पर सरकार अपने दावे की पुष्टि कर सके, भारत मंडपम में भी जहां G20 हुआ वो भी कितना मेक इन इंडिया था पता नहीं, उसमें भी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई वो भारतीय थी या नहीं थी वो भी नहीं पता। तो आगे चलकर किस रूप में ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वाकई इस देश को 10 सालों में सोने की चिड़िया बना दिया है। किताबों में पढ़ते रहिए, कभी भारत ये था, कभी भारत वो था। मेरे घर में भी मेरे परदादा जी हाथी रखे हुए थे, तो हाथी के पैर में बांधने वाली जंजीर लेकर के हम भी कल से आपको वीडियो में दिखाए कि मेरे परदादा जी के पास हाथी था, देखिए ये जंजीर मैंने रखी हुई है। वही बात आजकल सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। और अगर यही सिस्टम है तो मैं भी वो जंजीर लेकर के आऊंगा, आपके सामने दिखाऊंगा। अकेले तो उठेगा नहीं उतना भारी हाथी के पैर वाला, अपने साथ साथ अपने कैमरामैन को भी लेकर के मैं कहूंगा और 2-4 सपोर्ट स्टाफ को कि देखिए यही विकास हो रहा है कि हाथी की जंजीर हमें भी दिखानी पड़ रही है कि कभी हमारे पास था। तो कभी था और अभी है, बात अभी की होती है, नेहरू एरा की बात नहीं। तो अभी कहने के लिए क्या है, वो वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बता रहे हैं, इस देश में आपके घर में मौजूद होम अप्लायंसेज बता रहा है, और इस देश में आम आदमी के जीवन स्तर में कितना बुनियादी परिवर्तन सकारात्मक रूप से आया या नकारात्मक रूप से आया, ये परिस्थितियां बता रही है कि कितना मेक इन इंडिया हुआ, कितना स्टार्टअप इंडिया हुआ और कितना स्टैंड अप इंडिया हुआ। देखते जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब स्टैंड अप इंडिया नहीं हुआ लेकिन हम ही स्टैंड अप हो जाते हैं। नमस्कार।